हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन। आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक दर्शन आदर्शवाद पार्ट 2। हम पहले इसमें पढ़ चुके थे कि आदर्शवाद है ये आत्मा, परमात्मा, शाश्वत मूल्य, विचार, मन, आत्मा, मस्तिष्क, अध्यात्म, आत्मानुभूति, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। हम पहले वीडियो में पढ़ चुके थे और मैं आपको बताना भूल गया था कि जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद के एक तरह से जो जन्मदाता है वो सुकरात है, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप दिया था प्लेटो ने। प्लेटो की एक पुस्तक है थ्योरी ऑफ आइडियाज। इसमें इसके बारे में विवरण दिया हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का। कि आदर्शवादी शिक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम क्या था। इस पाठ्यक्रम को मानवीय क्रियाओं के आधार पर बांटा गया है। मानवीय क्रियाओं के आधार पर बांटा गया है कि मानव किस किस तरह की क्रियाएं कर सकता है। तो पहली क्रियाओं के आधार पर बताया गया है कि मानसिक क्रियाएं। कि मानसिक क्रियाओं के लिए कौन कौन सी विषयों का होना जरूरी है। इसमें भाषा, साहित्य, इतिहास, गणित, विज्ञान, भूगोल आदि विषयों को रखा गया है मानसिक क्रियाओं के लिए। दूसरी क्रिया इन्होंने माना है सौंदर्य विकास क्रियाएं। सौंदर्य विकास क्रियाओं के लिए इन्होंने शामिल किया है कला, संगीत, कविता आदि को शामिल किया गया है। और तीसरा इन्होंने बांटा है नैतिक क्रियाएं। नैतिक क्रियाओं के आधार पर धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और इसके अलावा आध्यात्म शास्त्र विषयों को शामिल किया गया है। इसके अलावा चारों वेद, वेदांग, पुराण, इतिहास, वैदिक व्याकरण, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्व विद्या, गंधर्व विद्या, आदि को भी इसमें शामिल किया गया। ये आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम था। इसके बाद आते हैं हम शिक्षण विधियां।
शिक्षण विधियां कि आदर्शवादी शिक्षा के अनुसार क्या क्या शिक्षण विधियां थी। आपको पता है कि आदर्शवाद एक प्राचीनतम विचारधारा है, तो इसकी जो विधियां भी होंगी वो परंपरागत होंगी। इन विधियों में आती हैं प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि जैसे सुकरात ने दी थी ये, संवाद विधि, संवाद विधि प्लेटो, तीसरी है आगमन निगमन विधि, आगमन निगमन विधि अरस्तु, तर्क विधि हीगल, तर्क विधि हीगल, निर्देशन विधि, निर्देशन विधि हार्वर्ड, किंडरगार्टन विधि फ्रॉवेल, किंडरगार्टन विधि फ्रॉवेल, अभ्यास विधि पैस्थोलॉजी, ये कुछ विधियां थी। ये शिक्षण विधियां हैं आदर्शवादी शिक्षा के अनुसार। एक यहाँ पर विधि है किंडरगार्टन विधि जो कि फ्रॉवेल ने दी थी। एक विधि और आती है नॉलेज के लिए केवल, खेल विधि, ये कॉलवेल कुक ने दी थी। ये कुछ विधियां हैं जो कि आदर्शवादी शिक्षा के अनुसार थी। इसके अलावा वो अभ्यास और अनुकरण पर ज्यादा बल देते थे, अभ्यास व अनुकरण पर ज्यादा बल दिया जाता था। मुख्य विधियां प्रश्नोत्तर, संवाद विधियां, आगमन निगमन विधियां थी। आगे आते हैं हम शिक्षण विधियों के बाद विद्यालय। आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय कैसा था? आपको पता है उस समय गुरुकुल व्यवस्था थी, तो गुरुकुल को ही या गुरु के जो आश्रम होते थे वो ही विद्यालय थे। या हम कह सकते हैं कि उस समय कोई व्यवस्थित स्वरूप नहीं था विद्यालय का। सुकरात ने विद्यालय के जो व्यवस्थित स्वरूप होता है उसको उसने ज्यादा महत्व नहीं दिया था, लेकिन प्लेटो ने विद्यालय के व्यवस्थित या हम कह सकते हैं संगठित स्वरूप को बल दिया। या ये पक्ष में थे, जबकि सुकरात विद्यालय के संगठित स्वरूप के पक्ष में नहीं थे। आपको मैं बता देता हूं कि जो सुकरात हैं इनके शिष्य हैं प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य होते हैं अरस्तु। ध्यान रखना, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। तो ये विद्यालय आदर्शवादियों के अनुसार गुरुकुल और आश्रम ही होते थे, जो कि प्रकृति के सौम्य वातावरण में स्थित होते थे, और वो आश्रम या गुरुकुल होते थे। विद्यालय के बाद आते हैं हम उस समय शिक्षक के बारे में।
आदर्शवादियों ने शिक्षक को एक कुशल, एक माली की संज्ञा दी है। एक कुशल माली, जैसे एक माली एक उद्यान में लगे हुए पेड़ पौधों को या फूलों को सिंचित करता है, उनको लगाता है, उनको रोपता है और उनको बड़ा करता है, ऐसे ही आदर्शवादियों ने शिक्षक को एक माली माना, जो कि बच्चे को उसने एक गुलाम माना, कि जो बच्चे को बड़ा करता है, पालता है, पोसता है, पढ़ाता है, लिखाता है। तो रॉस ने ये कहा था, रॉस महोदय ने, कि जो आदर्शवादी हैं वो एक गुलाब को पसंद करते हैं, जबकि प्रकृतिवादी, अभी हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में, प्रकृतिवादी कटीली झाड़ियों को पसंद करते हैं। ऐसा रॉस ने कहा। तो यहां पर गुलाब कौन है? विद्यार्थी, जिसको कौन रोकता है? शिक्षक। आदर्शवादियों ने शिक्षक के कुछ गुण बताए, जैसे कि शिक्षक को ईश्वर का प्रतिरूप माना जाता है, ईश्वर का प्रतिरूप। कह सकते हैं कि जो गुरु है वो पूजनीय होता है, विषय का ज्ञाता होता है, विषय का ज्ञाता, चरित्रवान, पथ प्रदर्शक, स्वाध्यायी, जीवन कला में निपुण, विषय का ज्ञाता, चरित्रवान और प्रभावशाली व्यक्तित्व आदि कुछ गुण बताए हैं आदर्शवादियों ने शिक्षक में। शिष्य को ईश्वर के समान माना है। इसके बाद इन्होंने अनुशासन के बारे में क्या कहा है? देखिए, आदर्शवादियों ने आत्म अनुशासन पर ज्यादा बल दिया। आत्म अनुशासन, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को खुद को अनुशासित होना है, ना कि किसी के दूसरे के थ्रू होना है, क्योंकि आत्म अनुशासन के द्वारा बच्चे के अंदर आत्मानुभूति और आध्यात्मिकता जैसे सद्गुणों का विकास होता है या सद्गुणों की प्राप्ति होती है। अगर बच्चे के अंदर आत्म अनुशासन है तो उसमें आत्मानुभूति और आध्यात्मिकता जैसे सद्गुणों की प्राप्ति होती है। और जो आदर्शवादी थे वो दमनात्मक, या हम कह सकते हैं दंडात्मक अनुशासन के स्थान पर प्रभावात्मक अनुशासन पर ज्यादा बल देते थे। ये मानते थे कि बच्चे को दंड नहीं देना चाहिए, उसका दमन नहीं करना चाहिए,
क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर जो अनुशासन होता है वो स्थायी नहीं रहता है। इसलिए कैसा अनुशासन होना चाहिए, प्रभावात्मक अनुशासन, जिससे बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़े और वो अनुशासन उसके अंदर स्थायी रहे। तो इन्होंने प्रभावात्मक अनुशासन पर ज्यादा बल दिया। ये रही अनुशासन की बात। आगे आते हैं हम गुण कि आदर्शवादी शिक्षा की गुण क्या है। गुणों में हम पढ़ चुके हैं, जैसे शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति पर ज्यादा बल दिया है, शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति पर बल दिया है। दूसरा, आत्मानुशासन पर ज्यादा बल दिया है। आत्मानुशासन पर बल दिया है। इसके जो उद्देश्य हैं वो महान है, महान उद्देश्य हैं इसके। इसके बाद इनकी जो विधियां हैं वो मनोवैज्ञानिक, वह तार्किक हैं। इसके बाद गुणों में आगे चलते हैं कि इन्होंने शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसके बाद इन्होंने रचनात्मक शक्तियों पर के विकास पर बल दिया है। ये इनके गुण हो गए। इसके बाद आते हैं हम, कुछ दोष भी हैं। दोष, दोष में यह है कि आदर्शवादी जो शिक्षा है वो शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक केंद्रित, परंपरागत विधियां, परंपरागत, इनकी जो विधियां हैं वो कैसी हैं, परंपरागत हैं। वर्तमान में इनके जो उद्देश्य हैं वो प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक नहीं है। इनका जो पाठ्यक्रम है वो भी वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है। इनके जो उद्देश्य हैं वो अमूर्त हैं। अमूर्त इसलिए क्योंकि आत्मा, परमात्मा, इन्हीं पर ज्यादा बल दिया गया है, अध्यात्म, तो इसलिए ये चीजें अमूर्त हैं। ईश्वर, अमूर्त इनके उद्देश्य हैं। इसके अलावा विचार और मन पर ज्यादा बल दिया गया है। विचार व मन पर ज्यादा बल दिया है। ये हो गया हमारा आदर्शवाद। चाहे आदर्शवाद वर्तमान समय में इतना प्रासंगिक नहीं है, लेकिन आदर्शवादी शिक्षा में मूल्यों की बात की गई है, जो कि आज की शिक्षा में मूल्यों का ह्रास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आदर्शवादी शिक्षा भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ये रहा हमारा आदर्शवाद टॉपिक। हम आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।